नमस्कार। मैं नंद किशोर CS प्रो का यह नवा लेक्चर का तीसरा पार्ट है और इस पार्ट में हम ये सीखने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे CS प्रो में जो एप्लीकेशन बनते हैं या यूटिलिटीज़ बनती हैं उनको दूसरे जगह दूसरे कंप्यूटर पर एक्सपोर्ट किया जा सकता है। क्योंकि CS प्रो में जो डेवलपर है वो एप्लीकेशन या यूटिलिटीज़ डेवलप करता है और उसके कई यूज़र हो सकते हैं और कई कंप्यूटर पर उन एप्लीकेशन और यूटिलिटीज़ को रन करने की ज़रूरत पड़ती है। तो इस क्रम में हम लोग देख रहे थे कि CS प्रो का जो डेवलपर होता है वो बेसिकली डिज़ाइन मोड में काम करता है और डिज़ाइन मोड में वो अपनी सेटिंग तैयार करता है और सेटिंग को तैयार करने के बाद बार बार उसे रन करके डिज़ाइन मोड के भीतर से ही उन सेटिंग को टेस्ट करता है कि क्या ये सही काम कर रही हैं या नहीं कर रही हैं। और एक बार जब वो सेटिंग परफेक्ट हो जाती हैं तो वो फिर यूज़र को भेजने के लिए अपना एक PFF फाइल जो होता है वो सिर्फ यूज़र को यूज करने के लिए देता है और PFF फाइल एग्जीक्यूटेबल जो आवश्यक है तथा जो सेटिंग है उन दोनों को कॉल करके और कैसे यूटिलिटीज़ को रन करती हैं। यानी जो डेवलपर है वो जिस समय डेवलप करता होता है उस समय वो डेवलपर भी होता है और यूज़र भी होता है और अपने लिए वो यूज़ करने के लिए तो ये रन बटन यूज़ करता है और बार बार चीज़ों को चला के सेट करता है। लेकिन एक बार जब उसकी एप्लीकेशन परफेक्ट हो गए और उसको अब यूज़र को देना है तो यूज़र को देने के लिए उसको सिर्फ PFF को यूज़ करना बताना होता है कि आप PFF से काम करो और सीधे काम करो, अब आपको सेटिंग करने की ज़रूरत नहीं है। तो आपको अगर किसी दूसरे कंप्यूटर पर जब पूरे एप्लीकेशन को या यूटिलिटीज़ को देना होता है तो पूरा का पूरा फोल्डर, जैसे यहाँ पर हम लोग HHSBY में काम कर रहे थे, ये पूरा का पूरा फोल्डर उस दूसरे कंप्यूटर पर आप रख देंगे और उस कंप्यूटर से फिर जितने भी PFF हैं उन PFF को आप डेस्कटॉप पर रख सकते हैं और उन डेस्कटॉप पर वो सीधे केवल जो यूज़र होगा उसे रन करके और काम कर सकता है। जैसे ये HHSBY जो है इसे हमने डेस्कटॉप पर रख दिया है, उसी तरह से हम अगर ये जो एक्सपोर्ट के लिए था उसे भी हम डेस्कटॉप पर रख सकते हैं, ठीक है। और इसे सेंड टू कर दिया है डेस्कटॉप पर और डेस्कटॉप पर उनका नाम चेंज कर देते हैं। यानी कि ये जो हमारा एंट्री के लिए बना हुआ है तो इसको हम थोड़ा सा रीनेम कर दें ताकि हमारा जो यूज़र है वो अब समझ सके कि इसका नाम है HHSBY एंट्री। और बाकी चीज़ें वो रखा है उसको डिलीट कर देते हैं। उसी तरह से ये जो एग्जाम्पल ये एक्सेप्ट बना है वो है, इसका नाम रख देते हैं HHSBY एक्सपोर्ट। HHSBY एक्सपोर्ट और तो ये जो इस तरह के आइकॉन आप अपने फोल्डर में ही बना के रख सकते हैं और इसी जगह पर इसे रीनेम करके आप रख सकते हैं और जिसको कि डेस्कटॉप पर सेंड कर दीजिए। यानी इसका नाम HHSBY एंट्री रख दीजिए .PFF और इसका नाम HHSBY एक्सपोर्ट रख दीजिए .PFF और उसको आप डेस्कटॉप पर भेजने के बाद
अब आपका जो यूज़र होगा वो सीधे यहाँ से एंट्री को अगर रन करना है तो एंट्री को रन करेगा, और अगर उसे एक्सपोर्ट रन करना है तो वो एक्सपोर्ट को क्लिक करेगा और एक्सपोर्ट को रन करेगा। तो उसे अब डिज़ाइन मोड में जाने की ज़रूरत नहीं है। तो मुख्य बात ये है कि आपको पूरा का पूरा ये जो फोल्डर होता है, ये फोल्डर दूसरे कंप्यूटर पर रखना होता है। लेकिन यहाँ पर ध्यान ये देने की बात है कि अगर आपका फोल्डर स्ट्रक्चर ही बहुत अच्छा नहीं है तो पूरा काम जो होगा, अगर मान लीजिए कि ये डेटा भी मैं इसी में बना देता, तो देखिए एक डेटा के साथ कितनी फाइल्स बन रही हैं। यहाँ तो एक एप्लीकेशन रखा हुआ है और एक एप्लीकेशन, या मैंने एक एप्लीकेशन और एक यूटिलिटी है यानी एक्सपोर्ट की। अगर आपका इसी में जगह पर वैलिडेशन भी होता है, टेबुलेशन भी होता है, और भी कई सॉर्टिंग करने की, कॉन्कैट करने की कई यूटिलिटी होती, तो ये पूरा का पूरा जो आपका फोल्डर स्ट्रक्चर है बहुत कंफ्यूजिंग हो जाएगा। तो इसीलिए अच्छा होता है कि आप एक स्ट्रक्चर्ड ढंग से अपना फोल्डर ऑर्गेनाइज कीजिए। स्ट्रक्चर्ड ढंग से अगर फोल्डर ऑर्गेनाइज करेंगे तो आपका जो यूज़र है वो भी सही ढंग से समझ सकेगा कि मेरी कौन सी चीज़ कहाँ पर रखी हुई है, और चीज़ें ज़्यादा क्लियर होंगी। हालांकि CS Pro इसके लिए कंपेल नहीं करता कि आप इसी तरह से स्ट्रक्चर बनाइए, लेकिन एक स्ट्रक्चर ढंग से फोल्डर ऑर्गेनाइजेशन CS Pro का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो अगर हम देखें कि क्या एक स्ट्रक्चर एक अच्छा स्ट्रक्चर हो सकता है, हालांकि हम फोल्डर स्ट्रक्चर को डेवलपर ही अपने नीड के हिसाब से सही जज कर सकता है कि उसके लिए किस तरह का स्ट्रक्चर ज़्यादा सूट करेगा। लेकिन मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो पूरे सर्वे, जैसे मेरा HHSBY एक सर्वे था, तो वो एक सर्वे का एक फोल्डर होना चाहिए। यही फोल्डर हम दूसरे कंप्यूटर पर सीधे भेजेंगे। उस फोल्डर के भीतर प्रोग्राम का एक अलग फोल्डर होना चाहिए, डेटा का एक अलग फोल्डर होना चाहिए, डॉक्यूमेंट्स मतलब कि बहुत एक जब रियल सर्वे होता है तो उसमें डेटा एंट्री मैनुअल या आपको जो एरर मैनुअल और भी जो बहुत सारे रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो आपको डॉक्यूमेंट के फोल्डर में रखना चाहिए। जो आपका यूज़र है उसको आपको लगता है कि उसे पढ़ के और मदद पा सकता है, ऐसी चीज़ों को डॉक्यूमेंट के फोल्डर में रखना चाहिए। रिपोर्ट फोल्डर में जितने भी रिपोर्ट जनरेट होते हैं वो सारे रिपोर्ट, जैसे वैलिडेशन रिपोर्ट हुआ या आपको टेबुलेशन से कुछ बनी हुई चीज़ें हैं, वो रिपोर्ट के फोल्डर में रखना चाहिए और एक फोल्डर टेम्प्रोरी काम के लिए रखना चाहिए। तो ये बेस फोल्डर अगर आप बना के रखते हैं तो चीज़ें ज़्यादा क्लियर होंगी। आप दूसरा भी तरीका सोच सकते हैं, लेकिन ये एक तरीका है जिससे अगर अब आप फोल्डर ऑर्गेनाइज करते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि ये काफ़ी मदद करता है। प्रोग्राम के भीतर फिर आप एंट्री, वैलिडेशन एंड टेबुलेशन के अलग अलग फोल्डर बनाइए। क्यों ऐसा बनाना ज़रूरी है? क्योंकि एंट्री के फोल्डर में जैसे कि आपने जो काम किया, अगर उसमें जो डिक्शनरी बन रही है, हालांकि वही बेस डिक्शनरी होती है, लेकिन टेबुलेशन के फोल्डर में जब आप जाएंगे तो आपको उस बेस डिक्शनरी में सभी जगह वैल्यू सेट डालना जरूरी है, जबकि एंट्री में हो सकता है कि वैल्यू सेट के द्वारा आप एरर ना चेक कर रहे हो और लॉजिक के द्वारा चेक कर रहे हो, तो वो दोनों कॉन्फ्लिक्टिंग हो सकते हैं। तो एंट्री के जो का फोल्डर होगा उसमें जो डिक्शनरी होगी, बेस डिक्शनरी, उसमें वैल्यू सेट नहीं होंगे, यहाँ पर वैल्यू सेट लगे हुए होंगे, तो ये कन्फ्यूज़न ना हो, इसीलिए एंट्री, वैलिडेशन एंड टेबुलेशन के अलग अलग फोल्डर जो हैं वो बनाइए। उसी तरह से अगर यूटिलिटीज़ का आप चाहें तो एक अलग फोल्डर रख सकते हैं, तो जिसमें कि जैसे कि एक्सपोर्ट और इस तरह की चीज़ें रखें। अदरवाइज वो मेन प्रोग्राम के भीतर भी सीधे हो सकती हैं यूटिलिटीज़, क्योंकि उनके साथ बहुत सारी फाइल नहीं बनती, लेकिन एंट्री के साथ बहुत सारी फाइल बनती हैं, वैलिडेशन के साथ बहुत सारी फाइल बनती हैं, टेबुलेशन के साथ बहुत सारी फाइल बनती हैं। उनमें आपस में कॉन्फ्लिक्ट ना हो जाए। जैसे एंट्री पर जो लॉजिक होगा वो अलग तरीके से होगा, वैलिडेशन पर जो लॉजिक होगा अलग तरीके से होगा, और वो कहीं कन्फ्यूज़न ना क्रिएट करें, इसलिए इनको तो अलग करना ज़रूरी है। और यूटिलिटीज सीधे प्रोग्राम के भीतर रखी जा सकते हैं या प्रोग्राम के लिए भी एक अलग फोल्डर
यूटिलिटीज़ के लिए भी एक अलग फोल्डर क्रिएट किया जा सकता है। उसी तरह से डेटा के भीतर आपको जो मेन डेटा है वो तो डेटा के भीतर रख सकते हैं, लेकिन एक्सटर्नल एक प्रोग्राम को चलाने के लिए बहुत सारे एक्सटर्नल डेटा की ज़रूरत पड़ती है। वो अभी हमने बताया नहीं, लेकिन जैसे कि सैंपल लिस्टेड डेटा को वैलिडेट करना है तो वो एक एक्सटर्नल डेटा होगा। उसी तरह से एक्सपोर्टेड आप देख रहे हैं कि वो अगर डेटा के साथ मिल जाएगा तो बहुत कन्फ्यूज़न हो सकता है। इसको एक्सपोर्टेड को बिल्कुल अलग फोल्डर रखना चाहिए, और एक्सपोर्टेड के भीतर चूंकि हमको बहुत अलग अलग एप्लीकेशन के लिए एक्सपोर्ट करना होता है, जैसे SPSS के लिए, स्टेटा के लिए, एक्सेल के लिए, उन सब के फोल्डर को अलग रखना चाहिए। उसी तरह से डॉक्यूमेंट के भीतर आप जो मदद अपने यूज़र को देना चाहते हैं वो कई स्लाइड्स के रूप में हो सकता है, वीडियोस के रूप में हो सकता है, मैनुअल के रूप में हो सकता है, तो वो सब के जो फोल्डर्स हैं वो अलग अलग बनाने चाहिए। तो ये इस तरह से एक स्ट्रक्चर्ड फोल्डर का ग्रुप जब आप तैयार करते हैं तो कॉन्फ्लिक्ट्स कम होने की संभावना होती है, कन्फ्यूज़न भी कम होता है। और ये पूरा फोल्डर सर्वे का उठा के जिस भी कंप्यूटर पर आपको एप्लीकेशन को एक्सपोर्ट करना है वहाँ आप भेज दीजिए, और वहाँ से भेजने के बाद आप उसमें से PFF निकाल के डेस्कटॉप पर रख दीजिए और उसको डेस्कटॉप से रन करना बताइए। एक प्रॉब्लम आता है यहाँ पर जो CS Pro के साथ एंट्री में, खास करके ये जो बहुत सारी फाइल बनती हैं और ये सब में सेटिंग आपकी होती है, अगर इन सेटिंग को हम यूज़र कहीं डिस्टर्ब कर दे तो पूरा काम बिगड़ सकता है। इसलिए खास करके एंट्री में ये सारी फाइल को नहीं भेजना चाहिए। उसके लिए अच्छा तरीका ये होता है कि CS Pro में जो एक एक्सपोर्ट करने का एक्सपोर्ट एप्लीकेशन कीजिए, और इससे क्या होगा कि एक ENC फाइल बन जाएगी। ENC फाइल आप अपने फोल्डर में सेव कर लीजिए और बाकी सारे चीज़ों को अब आप डिलीट कर सकते हैं। ENC बाइनरी फाइल है और इसमें सारी चीज़ों को वो रख लेता है और इसे यूज़र खोल के बदल नहीं सकता। तो अब आप इसमें से सारी चीज़ों को ENC छोड़ के आप डिलीट, ENC और PFF छोड़ के डिलीट कर दीजिए। सॉरी, केवल ENC छोड़ के सारी चीज़ों को डिलीट कर दीजिए, और अब आप देखेंगे कि सिर्फ 2 फाइल बच गई, ENC और PFF, और आपका यूज़र को अब इस केवल PFF को डेस्कटॉप पर दे दीजिए। ENC फाइल से ही सारी चीज़ें रन हो जाएंगी और केवल PFF पर वो क्लिक करेगा और आपका डेटा एंट्री चलेगा। यानी एक्सपोर्ट करते समय मुझे सारा APP और DCF जो डिक्शनरी और ये सारी चीज़ें नहीं देनी है, मुझे केवल देना है उसको एक ENC फाइल और एक PFF फाइल एंट्री के लिए। और इसलिए भी आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि अगर मैं डिक्शनरी को सभी इसी प्रोग्राम में रखूँगा और एक ही डिक्शनरी सभी जगह यूज़ हो रही होंगी तो बहुत दिक्कत होगा। सभी का अपना अपना जितने भी एप्लीकेशन है उनका फोल्डर और उनकी अपनी अपनी डिक्शनरी, हालांकि एक ही डिक्शनरी के कॉपी करके उसमें थोड़े बहुत मॉडिफिकेशन करके इनके अपने डिक्शनरीज तैयार होती हैं। तो इस तरह से आप एक एप्लीकेशन को एक दूसरे कंप्यूटर पर एक्सपोर्ट करते हैं और वहाँ से आपका यूज़र उसे चला सकता है। अब आगे के पार्ट में ये एप्लीकेशन का पूरा काम हम लोगों ने ख़त्म कर लिया है। हम एक वैलिडेशन कैसे बनता है उसको देखने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।